सो वेलकम बैक यू ऑल। आज रिवीजन लेक्चर का पार्ट 2 है। कल के लेक्चर में हम लोग ने पूरे कॉन्सेप्ट्स किए थे ऑफ चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आज के लेक्चर में हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे जो इस चैप्टर में आने वाले जो भी एडजस्टमेंट्स है वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। अभी इसमें हम लोग ने जैसे कल सीखा था जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन से अकाउंट्स हो गए? एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। इस अकाउंट के बारे में हम लोग ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जो भी लिखोगे वो करंट ईयर से ही रिलेटेड होना चाहिए, एज वेल एज वो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स ही हम कहाँ डालेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और जो बचा हुआ कैपिटल नेचर के आइटम्स है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये बात हमें ध्यान में लेकर चलना है। ईयर और कैपिटल या रेवेन्यू, इन दोनों चीजों को पॉइंट को ध्यान में लेते हुए हमें चलना है। अभी एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू, बाकी है ना। अभी एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस यानी कि अपने क्या है? खर्चे है, राइट? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा रे? पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, राइट? तो अपना जो अकाउंटिंग ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अप्रैल से मार्च तक जो भी 12 महीने आते हैं ना, उसमें पूरे 12 मंथ का एक्सपेंडिचर दिया नहीं है। मान लो 6 महीने का दे दिया, 5 महीने का दे दिया, 9 मंथ का दे दिया, 11 मंथ का दे दिया, तो फिर कुछ महीने बाकी है ना, कुछ एक्सपेंस देना बाकी है। और हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो तो पूरे 12 मंथ्स का कर रहे हैं, वो तो पूरे 12 महीने का हो रहा है, राइट? सो वहां पर 1-2 महीने का देना बाकी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग। अभी ऑफ कोर्स बाकी है तो हमें पूरे 12 महीने का हिसाब लगाना है, तो आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करना है? एक बात ध्यान में रखो, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही करना है। ये बात नोट करके रख सकते हो आप। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ अपना फर्स्ट इफेक्ट और यहाँ हम सेकंड इफेक्ट लेते हैं। ओके, सो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे रे? ऐड करेंगे। जो भी एक्सपेंस दिया है, रेंट दिया, रेंट में ऐड करो, सैलरी दिया, सैलरी में ऐड करो, जो भी एक्सपेंडिचर दिया है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाकर क्या होगा? ऐड होगा। अभी एक्सपेंस की बात चल रही है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दिया, खर्चे बढ़ रहे, खर्चा एक्सपेंडिचर देना बाकी है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? क्या होगा? अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है? लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड। अभी ये जो मैंने बात की ये कौन से ईयर से रिलेटेड थी? दिस इज ऑल रिलेटेड टू करंट ईयर। अभी ये जो लिखा हमने ये किसके रिलेटेड था? ये था करंट ईयर के रिलेटेड। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया तो आप ऐड करोगे और सेकेंड इफेक्ट आपका गया कहाँ? लाइबिलिटी साइड। अगर यही आपको दे दिया प्रीवियस ईयर का, तब अगर यही आपको दिया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब प्रीवियस ईयर, कल पिछले साल का ही एक्सपेंस क्या है? देना बाकी है। तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे? बिकॉज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, ध्यान दो, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, कल के लेक्चर में हमने देखा था दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट में हम एक्सपेंस लिख रहे, क्रेडिट में हम इनकम लिख रहे, राइट? अगर मान लो कोई एक्सपेंस जो है ना आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि रेंट, अभी प्रीवियस ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये जो अकाउंट है इसका प्रीवियस ईयर से कोई रिश्ता नहीं है। इसको कौन चाहिए? ओनली एंड ओनली करंट ईयर। इसका प्रीवियस ईयर से कोई रिश्ता, रिलेशन है क्या? अगर कुछ होगा ना तो वो भी बोलेगा चल निकल निकल जा,
उसको निकाल देगा यहाँ से, है ना, वहां उसमें प्रीवियस ईयर को किसी को भी डालना नहीं है। तो दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, इसमें बस करंट ईयर का ही आना चाहिए। तो अगर मान लो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी यहाँ आ जाता है तो प्रीवियस ईयर को हटा दो, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ तो ऐड के जगह क्या होगा, वो लेस होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका रिश्ता नहीं है उसके साथ, इधर प्रीवियस ईयर को लेना ही नहीं है। दैट्स वाई अगर आ भी गया तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे, उल्टा करना है। हाँ, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, करंट ईयर का इफेक्ट आ गया आपको, उसका ऑपोजिट करके किसको चलना है, प्रीवियस ईयर को। गेटिंग? तो प्रीवियस ईयर अगर आउटस्टैंडिंग आया तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, देन अगर इसी तरह से सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग के साथ साथ जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वैसे ही इनकम भी आउटस्टैंडिंग होता है। ओके, इनकम भी आउटस्टैंडिंग। अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे, अभी हम इनकम की बात कर रहे हैं। जो पैसा हमें आ रहा है, एनपीसी को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को जो पैसा आ रहा है, जनरली इनकम कहाँ से होता है रे? एक तो डोनेशन के फॉर्म में इनकम होता है, या सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में इनकम होता है, एडमिशन फीस, एंट्रांस फीस, इस तरीके से इनकम हो रहा है, राइट? तो अगर मान लो कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है, लाइक रेंट रिसीव्ड कर रहे हैं, हर महीने रेंट आ रहा है, तो मान लो 1 महीने का रेंट मिला ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो ऑफकोर्स आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट, अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी ईयर की, करंट ईयर की। कौन से ईयर की? करंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो मान लो आउटस्टैंडिंग है इनकम, ओके, तो करंट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होना चाहिए, ऐड ही होना चाहिए। अभी बात हो रही है इनकम की, चलो इनकम ऐड किया, क्योंकि अकाउंटिंग पूरे 12 महीने का हो रहा है। मान लो 1 महीने का इनकम नहीं मिला तो दिखाएंगे कि 1 महीने का इनकम ऐड कर दिया, अभी पूरे 12 महीने का हिसाब आउटर में दिख रहा है। ओके, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर द करंट ईयर इनकम में ऐड किया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड। कहाँ जाएगा, एसेट साइड। और यही उल्टा, इसी का उल्टा, मतलब यही अगर करंट ईयर के जगह प्रीवियस ईयर दे दिया तो ऐड के जगह क्या करोगे, लेस करोगे। ऐड के जगह क्या करोगे, क्योंकि इधर तो प्रीवियस ईयर लेना नहीं है, फॉर दिस रीजन। अंडरस्टूड? क्लियर है ये दोनों एडजस्टमेंट? अभी आगे नेक्स्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग आता है उसी तरह से आपको दिया जाता है प्री पेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग बाकी है, प्रीपेड पहले ही दे दिया, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया। आप जो 12 महीने का हिसाब लगा रहे हो, अगले नेक्स्ट ईयर का भी पहले ही पे कर देना, प्रीपेड। अबे प्रीपेड किया है तो अगले साल का पैसा आपने पहले ही दे दिया, नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले ही दे दिया, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, पहले ही दे दिया, तो वो इस साल के अकाउंटिंग में कंसिडर होना चाहिए क्या, नहीं ना, होगा क्या? तो क्या करेंगे इस साल में से, लेस। तो प्रीपेड पहला इफेक्ट लेस ही होगा, या प्री रिसीव्ड का पहला इफेक्ट लेस ही होगा। अभी ये बात कर रहे हैं हम किसकी, करंट ईयर के। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस का, चलो भाई लेस कर देंगे, उधर नहीं चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर का है। और अगले साल का, नेक्स्ट इसका पहले ही पे कर देना, तो नेक्स्ट आगे जाके पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने लिए क्या हुई, एसेट हुई। क्या हुई, एसेट। देखो एक्सपेंस साइड कम हो रही है तो अपनी एसेट है, एक्सपेंस साइड बढ़ रही है तो अपनी लायबिलिटी है। ये बात ध्यान में रखो, एक लॉजिकली आप समझ सकते हो इस बात को। ओके, तो क्या हो रहा है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट्स में गया। ओके, और यही अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो भाई प्रीवियस ईयर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना ही नहीं है, इसका उल्टा करके चलेंगे, इसका उल्टा अपोजिट करके चलना है करंट ईयर से। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का अगर लेस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। दैट्स इट, इतना ही है। आ रहा है समझ में? अभी जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है वैसे ही प्री रिसीव्ड इनकम भी तो है, इनकम पहले ही रिसीव्ड कर लेना, दैट वी कॉल्ड एज प्री रिसीव्ड इनकम। अभी इनकम पहले ही लेकर रख देना,
प्रीपेड प्री रिसीव्ड का पहला इफेक्ट क्या करना है, लेस करना है। तो करंट ईयर की बात करें तो ये भी क्या होगा, लेस होगा, उस पर्टिकुलर इनकम में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, उस इनकम में से लेस करेंगे। इनकम पहले ही लेकर रखना अपने लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अगले साल मिलने वाला पहले ही लेकर रख दिया, और लेकर रखा तो थोड़ी ना टिकने वाला है ना, खत्म हो जाता है। तो पहले ही लेकर रखना ये अपने लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा लायबिलिटी। देखो इनकम साइड कम हो रही है, लायबिलिटी। इनकम साइड बढ़ रही है, एसेट। उसी तरह से एक्सपेंस साइड बढ़ रही है, खर्चा बढ़ना, लायबिलिटी, और एक्सपेंस साइड कम होना, एसेट। इतना सिंपल है, इस लॉजिक से आप ध्यान में रख सकते हो। खर्चे बढ़ रहे, लायबिलिटी बढ़ना, खर्चे कम हो रहे, लायबिलिटी कम होना, यानी कि एसेट, एसेट एक तरह से। और वही इनकम बढ़ना, एसेट, इनकम कम होना, लायबिलिटी। ये इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो। और इसी का प्रीवियस ईयर अगर आपको दे दिया तो इसका उल्टा करोगे, इसका उल्टा यानी कि क्या करोगे, ऐड करोगे। इज दिस क्लियर टू यू? सबको आया समझ में? तो ये होते हैं प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड वाले एडजस्टमेंट्स। ओके, ये बेसिक एडजस्टमेंट से इसमें से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में 100% आता ही है। ओके, ये एक ना एक तो एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में होगी। तो इतनी सिंपल है, आपको इसको इस तरीके से याद करना है। लॉजिक से भी आप कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन। ओके, अभी थोड़ा सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। आपको तो बोलोगे हमें तो बस एक ही सब्सक्रिप्शन पता है, नेटफ्लिक्स वाला, है ना। तो सब्सक्रिप्शन, उसी से आप समझ पाते हो, समझ सकते हो कि सब्सक्रिप्शन क्या है। देखो सब्सक्रिप्शन यानी कि आप उसकी मेंबरशिप ले रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की, यू आर द मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लिए आप उसके चार्जेस पे कर रहे हो। तो वो एक तरह से कैसे मंथली आप पे कर सकते हो, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन वही अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के लिए पैसा आ रहा है उन मेंबर से, अपने कस्टमर से, वहां से पैसा आ रहा है। मंथली आ सकता है, 6 मंथली आ सकता है ना, एनुअली आ सकता है। तो पीरियडिकली अलग अलग तरीके से वो पैसे आ रहे हैं। ये बिजनेस के लिए सब्सक्रिप्शन इज व्हाट, इनकम। एनपीसी के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन इज द रेवेन्यू इनकम। हाँ, कौन सा इनकम है, रेवेन्यू इनकम। इसको कैपिटल नहीं मानेंगे। और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल वाले आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैलेंस शीट। ये बात ध्यान में लेनी है। सो अपना ये रेवेन्यू इनकम है। कौन सा इनकम है, दिस इज अपना रेवेन्यू इनकम। अभी सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट समझ कर लेते हैं। अभी इसमें ना अगेन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये दो बातें ध्यान में आपको लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट ईयर की। ओके, अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, अपना इनकम है। क्या है, इनकम। पूरी तरह से लिख दो यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन इज अपना इनकम। तो जैसे हमने अभी पीछे इनकम के ट्रीटमेंट सीखी ना, ये इनकम की ट्रीटमेंट थी, ये इनकम की ट्रीटमेंट थी, बिल्कुल ऐसी ही। क्योंकि ये इनकम की ट्रीटमेंट है ना, सब्सक्रिप्शन भी क्या है, इनकम ही है। बिल्कुल इसी तरह से ट्रीटमेंट होगी वहां पर सब्सक्रिप्शन के लिए भी। ओके, सब्सक्रिप्शन के लिए भी बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट हमें करनी है। अभी कैसे होगा देखो। सो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, मान लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। अभी कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, ऐसे साफ साफ नहीं बताते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब इसमें क्या, कैसे समझेगा रे बिगिनिंग एंड। तो देखो बिगिनिंग अगर कहा आपको, क्या कहा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कहा, तो आपको क्या करना है, दिस इज द प्रीवियस ईयर। और एंड ऑफ द ईयर कहा
एंड ऑफ द ईयर कहा तो इसका मतलब ये होता है करंट ईयर। बिगिनिंग पिछले साल का, एंड इस साल का, करंट ईयर। तो कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, कभी कभी इस फॉर्म में नहीं देते, कभी कभी डेट के फॉर्म में देते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर 1 अप्रैल, जो भी ईयर दिया है, 2000 जो भी ईयर दिया है वो, हाँ 19 20 कुछ भी, या फिर एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च 20 20 21 22 जो भी ईयर दिया है। तो कभी कभी डेट के फॉर्म में भी देते हैं। तो हमें इस हिसाब से समझ कर लेना है कि अगर बिगिनिंग कहा, अगर 1 अप्रैल कहा तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर कहा या 31 मार्च कहा, इसका मतलब ये कौन सा ईयर, करंट ईयर। आया समझ में? हाँ, या साफ साफ बोल दिया कि करंट ईयर, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो हम आराम से गेस कर रहे, आराम से समझ पा रहे। प्रीवियस ईयर बोल दिया तो आराम से समझ पा रहे। ओके, हाँ। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर और द एंड ऑफ द ईयर और द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च, ओके, ऐसे दिया है। तो आउटस्टैंडिंग, व्हाट आउटस्टैंडिंग, इनकम इज आउटस्टैंडिंग। तो इनकम आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू। तो इनकम, पैसे आना बाकी है। हमें आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट हमेशा क्या कर रहे हैं, ऐड। तो इधर भी फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड ही होगा। क्या होगा, ऐड। अभी इनकम ऐड हो रहा है तो इनकम साइड बढ़ रही है। इनकम ऐड हो रहा है तो इनकम साइड, इनकम बढ़ना, इनकम बढ़ना, सेकेंड इफेक्ट एसेट बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड। इज दिस क्लियर टू यू? आया समझ में? इनकम बढ़ रहा है, इनकम आउटस्टैंडिंग ऐड किया, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज फॉर करंट ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर, राइट? तो आउटस्टैंडिंग फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर दिया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया, एसेट में गया। अभी इसी का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर हुआ, और वही अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, हाँ करंट ईयर था, अभी इसी को अगर हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ले ले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, क्या करोगे, उल्टा करोगे। क्या करेंगे, उल्टा करना है, अपोजिट करना है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ही अभी तक मिला नहीं है, तो ये ऐड होगा क्या, नहीं, ये क्या होगा, क्यों लेस होगा रे, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रीवियस ईयर को अपने साथ लेता, वो बोलेगा निकल, है ना, प्रीवियस ईयर को अपने साथ लेगा क्या, उसको कौन चाहिए, ओनली एंड ओनली करंट ईयर। दैट्स व्हाई वो प्रीवियस ईयर को क्या कर रहा है, लेस करेगा। क्या करेगा, लेस। और सेकेंड इफेक्ट जो है ना, इसको हमें शो करना है। अभी ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दी है उसके बेसिस पर, क्योंकि ये क्या होता है, देखो, अगर प्रीवियस ईयर का लेस किया, अगर रिसीव्ड कर लिया तो एसेट में नहीं दिखेगा, अगर अभी भी रिसीव्ड नहीं किया है तब हमें एसेट में दिखाना है कि प्रीवियस ईयर का अभी भी बाकी है। इफ वो रिसीव्ड हो गया, इफ वो रिसीव्ड हो गया, देखो अगर ये पैसा हमारे पास बाद में आ गया, करंट ईयर में रिसीव्ड हो गया, तो एसेट में दिखाना नहीं है कि ड्यू है करके एसेट में दिखाना नहीं है। बट इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अगर वो पैसा पिछले साल का पैसा बाकी था, अगर वो अभी भी इस ईयर में भी अभी भी आया नहीं है, इफ इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग, देन उसको कहाँ शो करना पड़ेगा, वापस एसेट में दिखाएंगे कि हाँ ये अभी भी बाकी है। समझे ट्रीटमेंट, समझे कि आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट क्या होगा। यू कैन नोट डाउन दिस थिंग्स, ये नोट करके रख सकते हो, आपको काम में आएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखो। ये निकाल दूं, ये नोट कर लिया आपने? ओके, अगर रिसीव्ड, अगर पैसा, देखो बात क्या है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, कर दिया लेस, अगर वो आ गया तो वापस क्यों लिखेंगे एसेट में, हिसाब खत्म ना, पैसा आ गया तो। लेकिन अभी भी बाकी है तो कहाँ लिख कर रखना है,
तो एसेट में लिख कर रखना है। गॉट इट? चलो अभी ये हो गया आउटस्टैंडिंग के बारे में। अभी इसी का उल्टा सीखेंगे हम लोग, प्री रिसीव्ड। क्या सीखेंगे? प्री रिसीव्ड। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग। अभी करंट ईयर, इसमें भी करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। अभी सब्सक्रिप्शन ये अपना क्या है? इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? तो सब्सक्रिप्शन पहले ही रिसीव्ड कर लिया है। कौन सी ईयर का? करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पहले ही ले रखा था, तो क्या करेंगे? प्री रिसीव्ड क्या करेंगे? लेस करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसका? इनकम में से लेस, पहले रिसीव्ड कर रखा था। ओके, तो क्या किया? लेस किया। और प्री रिसीव्ड पहले ही रिसीव्ड कर लेना अपने लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। गेटिंग? अगर यही बात करें प्रीवियस ईयर की, तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन पहले ही रिसीव्ड कर रखा था, है ना? तो ये इसका उल्टा करेंगे। प्री रिसीव्ड की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसका उल्टा क्या करेंगे? इसका उल्टा क्या करेंगे? इसका सेकेंड इफेक्ट करना है क्या? नहीं। सेकेंड इफेक्ट करना है क्या? नहीं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। इतना इजी है। ओके, आया समझ में? सब्सक्रिप्शन को इनकम है अपना, तो उस हिसाब से ही ट्रीट करते जाना है। ये एडजस्टमेंट सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। तो ये तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट पे हम लोग जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो एसेट में से क्या होगा? लेस करेंगे। और डेप्रिसिएट ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। इसके दो इफेक्ट, एक तो लेस करो पर्टिकुलर एसेट में से, जो भी एसेट है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, जो भी फिक्स्ड एसेट है उसमें से पर्टिकुलर एसेट में से क्या करो? लेस करो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। वॉट एवर द परसेंट आपको कहा है इतना इतना परसेंट निकालो, उतना उतना परसेंट निकालोगे, एसेट में से लेस करोगे, सेकेंड इफेक्ट कहा गया? एक्सपेंडिचर साइड। ओके, देन आगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रांस फीस। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रांस फीस। देखो, एनपीसी के लिए, बिजनेस के लिए एंट्रांस फीस क्या है रे? इनकम है। क्या है? पैसा आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? अभी इनके लिए तो इनकम का सोर्स यही है ना, एक तो डोनेशन आया, एंट्रांस फीस से पैसा आया, एडमिशन फीस से आया, सब्सक्रिप्शन से आया, यही इनकम का सोर्स है, राइट? तो अगर एंट्रांस फीस का पैसा इन्होंने क्या किया? कैपिटल को दिया। कहाँ दिया? कैपिटल फंड को दिया, तो उसे कहा है कैपिटलाइजेशन। उसे कहा गया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रांस फीस। मतलब एंट्रांस फीस जो आई ना, वो हम रेवेन्यू नेचर की तरह मानते हैं। एंट्रांस फीस क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू वाले आइटम्स कहाँ लिखे जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर के आइटम्स कहाँ लिखे जाएंगे? बैलेंस शीट। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये रेवेन्यू नेचर का आइटम, मतलब एंट्रांस फीस का जो पैसा है वो किसको दो? वो कैपिटल को दो। ठीक है, दे देते। कैसे करोगे? एंट्रांस फीस में से क्या कर दोगे? उतना पैसा माइनस। आपको कहा जाता है कि 50%, 10%, 30%, 100% ऐसे दिया जाता है, तो उतना उतना अमाउंट क्या करेंगे? एंट्रांस फीस में से लेस। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? लेस। उस एंट्रांस फीस में से क्या करोगे? लेस करोगे। और कैपिटल को देना है तो कैपिटल फंड में जाकर क्या करोगे? ऐड करोगे। कैपिटल फंड में क्या करोगे? ऐड करोगे। समझे? लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है ये कैपिटल फंड, वहां जाकर क्या करना है आपको? ऐड करोगे। और यहां लेस किस में से करोगे? एंट्रांस फीस में से लेस करोगे। अंडरस्टूड? इसी तरह से सेम एक एडजस्टमेंट आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ
या 30% डोनेशन गिवन टू कैपिटल फंड, 50% गिवन टू कैपिटल फंड, मतलब सेम। अभी सेम क्या हो रहा है रे, डोनेशन का पैसा कैपिटल को दो, डोनेशन का पैसा तो क्या करेंगे बताओ, सेम इफेक्ट हो गए। लेस करोगे किस में से, डोनेशन में से लेस किया, कैपिटल फंड में जाकर ऐड किया। ओके, अब डोनेशन की बात ही निकली है तो डोनेशन के बारे में थोड़ी दो चीजें बता देती हूँ कि डोनेशन दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब वो किसी पर्पस से किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया नहीं है, जस्ट डोनेशन दिया है। ऐसे नहीं कहा कि इस पैसों में से ये काम करो, ऐसे कहा नहीं है, जस्ट डोनेशन दिया है। तो ऐसे डोनेशन को क्या कहेंगे, जनरल डोनेशन। क्या कहेंगे, जनरल डोनेशन। लेकिन अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक काम के लिए दिया है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया है, चलो ये बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन, हाँ ये बच्चों के लिए ये काम करना है, इस पर्टिकुलर काम के लिए ये डोनेशन, तो उस डोनेशन को क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन। क्या कहा जाएगा, तो जनरल डोनेशन को, ये इनकम है, ये इनकम है ना अपना, तो जनरल डोनेशन को हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे। किसके तरह ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू इनकम। और इसीलिए जनरल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखा जाता है। और स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया डोनेशन, ये क्या पीरियोडिकली आ रहा है, बार बार आ रहा है क्या, ये पर्टिकुलर काम के लिए ही दिया है, तो ये स्पेसिफिक उसी टाइप पर आता है। तो ये कौन से नेचर का हुआ, दिस इज इन कैपिटल इन नेचर। ये क्या है, कैपिटल नेचर का है। क्या है, कैपिटल नेचर। तो रेवेन्यू नेचर वाला डोनेशन हम कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे। और कैपिटल वाला डोनेशन कहाँ लिखेंगे, दिस गोज टू लाइबिलिटी साइड, बिकॉज ये एक कैपिटल डोनेशन माना, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का माना जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये डोनेशन की बात निकली थी इसलिए क्लियर किया। बाकी डोनेशन का इफेक्ट इस तरीके से एडजस्टमेंट का होगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अभी आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अभी आपको यहां पर करना क्या है, कहा जाता है कि पूरे ईयर में कितनी स्टेशनरी यूज्ड की, कितनी स्टेशनरी कंज्यूम्ड की, यानी कि यूज की। सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी निकालो, द स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये कितना खर्चा किया, कितना स्टेशनरी यूज किया, हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। हमें कैसे करना है, पहले लेना है ओपनिंग स्टॉक। क्या लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आप लोगे। जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिया, उसमें हमने पूरे साल भर में कितने स्टेशनरीज परचेस किए, वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड परचेसेस, जो भी स्टेशनरी परचेस की वो क्या करनी है आपको, ऐड परचेसेस। सो परचेसेस की हुई स्टेशनरी ऐड हो जाएगी, इनकी एडिशन आ गई। ओके, फिर इसके बाद अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड ही होता है ना, तो कोई आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, तो वो क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और इसमें से लेस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस करना है। तो जो एंड में अमाउंट मिलेगी ना, जो एंड में अमाउंट मिलेगी, इसे कहा जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज व्हाट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी consumed during the year। इस तरीके से की जाएगी स्टेशनरी की एडजस्टमेंट।
अभी ये सब कुछ आपको कहाँ दिखाना है, वर्किंग नोट पे भी आप दिखा सकते हो, अदरवाइज आप ये सारी ट्रीटमेंट कहाँ दिखा सकते हो, एक्सपेंडिचर वाली जो साइड रहेगी ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाओगे उसके एक्सपेंडिचर साइड में ये सारी ट्रीटमेंट आपको दिखानी है। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है, परचेस दिया जाता है, सब ऐसे दी जाती है अलग अलग चीज़ें, आपको इस हिसाब से सीक्वेंशियली इस हिसाब से आपको लगाकर उसमें से ऐड लेस करके एंड में आपको ये अमाउंट निकालनी होती है। ओके, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इजी फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है ना, तो इस क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट भी होता है। या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया जाएगा एडजस्टमेंट में, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाता है, इसका दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा एसेट साइड में। तो ये बात आपको ध्यान में लेनी, एक इफेक्ट लेस करना है, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में डालना है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होगी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अभी स्टेशनरी के जगह दूसरा कुछ भी आ सकता है, जैसे कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन आ गया है ना, स्टेशनरी की जगह दूसरा कोई भी आइटम वहाँ आप कर सकते हो, तो सेम ट्रीटमेंट होगी। मेडिसिन आ गया, स्टेशनरी आ गया, कुछ और चीज़ें आ गई, तो वहाँ पर भी आप सेम ट्रीटमेंट करोगे। अभी इसके बाद आपको एक क्वेश्चन में दिया जाता है इस तरीके से, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके नाम में ही है, देखो, ऐसी फीस जो लाइफ टाइम के लिए दे रखी है, बार बार देने की जरूरत, लाइफ मेंबरशिप फीस है, मतलब एक बार पैसा दिया तो पूरे लाइफ वो मेंबरशिप आपकी हो गई। ओके, तो ये पर्टिकुलर इनकम जो है, ये रेवेन्यू इन नेचर हुआ या कैपिटल हुआ रे, बता सकते हो आप? कैपिटल हुआ ना, क्योंकि ये रिकरिंग है। क्या दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार तो नहीं हो रहा है, एक बार ही करो। तो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया जाए तो इसको कहाँ लिखना है, लाइबिलिटी साइड में। ये बात ध्यान में रखो, इसको कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। ओके, तो इसमें इतने ही एडजस्टमेंट्स आते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ आता है देन हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, बट जनरल जो बेसिक एडजस्टमेंट है, इस तरीके के सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप आप आज के लेक्चर में जो भी एडजस्टमेंट्स किए आपको सारे क्लियर हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।